हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जहां से भी आपके क्वेश्चन, जैसे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जेई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सोलर सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इसी वीडियो के अंदर से आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमें सिलेस्टियल बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए। सिलेस्टियल बॉडीज होती क्या है? तो सिलेस्टियल बॉडीज के दो टाइप होते हैं। एक होती है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या है कि ल्यूमिनस का मतलब है सेल्फ ग्लोइंग। सेल्फ ग्लोइंग का मतलब है कि जो अपने आप ग्लो करते हैं, जिनको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती ग्लो करने के लिए, जैसे कि स्टार। जैसे कि अगर मैं सन की बात करूं तो सन को किसी भी प्लेनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी शाइन करने के लिए, तो वो एक ल्यूमिनस है। अगर मैं नॉन ल्यूमिनस की बात करूं तो नॉन ल्यूमिनस सेल्फ ग्लोइंग नहीं होते, इनको किसी और सोर्स की जरूरत पड़ती है ग्लो करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मून। अब यहां पर बात करते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉइड होता क्या है? सन के इर्द गिर्द, सोलर सिस्टम के अंदर सन है, सन के इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट या फिर रॉकी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं, उसको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। इसके बाद आता है मिटियोर्स या मिट्रॉइड्स। मिट्रॉइड्स जैसी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगे, अब जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। जैसे ये मीजोस्फेयर में एंटर करेंगी वैसे ही बर्न हो जाएंगी, जिससे हमें दिखता है शूटिंग स्टार, तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। इसके बाद बात करें कॉमेट। कॉमेट एक स्मॉल आइसी डर्ट बॉल्स होती हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमती हैं, और जैसे ही सन के पास पहुंचती हैं वैसे ही ये बर्न हो जाती हैं। यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। एस्ट्रॉइड, मिट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्स के बारे में बात करें तो स्टार ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सन। सन जो है स्टार है, वो एक ल्यूमिनस बॉडी है। अब यहाँ पर इनका कलर कैसे डिपेंड करता है? अब अलग अलग कलर हो सकता है स्टार का, तो इनका जो कलर होगा वो डिपेंड करेगा उनके टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से उनका कलर चेंज होते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार, ये इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार देखे होंगे, तो इनका कंबाइन नाम होता है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन की बात करें तो हाइड्रा है। उर्सा मेजर को हम बोलते हैं सप्तऋषि। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन क्या होगा, तो वो होगा आपका हाइड्रा। अब यहाँ पर ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टेलेशन। अब ओरियन कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या है कि एक कॉन्स्टेलेशन होगा जिसका नाम ओरियन है, उसके अंदर आपको ब्राइटेस्ट स्टार बताना है, तो उसका नाम है रीगल। और आपने रात में देखा होगा नाइट स्काई में एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है, उसका नाम होता है सीरियस, या फिर इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सोलर सिस्टम के अंदर कि अर्थ के सबसे पास स्टार कौन सा है? अर्थ के सबसे पास कौन सा स्टार है? तो ये होगा आपका सन। अब इसकी दूरी भी आपको पता होनी चाहिए, तो दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 किलोमीटर। अब इसके बाद कौन सा पास में है? सबसे पास तो आपका सन है। इसके बाद अगर बात करें सेकेंड नंबर पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सन के बारे में तो सभी को पता होता है कि सन जो है सबसे पास है स्टार अर्थ के, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दूसरा बताओ, दूसरा स्टार जो अर्थ के सबसे पास है, तो वो होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो यहां से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहां से आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि दो सिलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर मुझे किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बताना है तो उसकी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है। अब अगर आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में आपने सब्जी लेने जाना है, तो आप सब्जी वाले को बोलेंगे कि 1 किलो आलू दे दो, ये तो नहीं बोलोगे आप 1 लीटर आलू दे दो। तो यहाँ पर यूनिट स्पेसिफाई की जाती है। सिलेस्टियल बॉडी के लिए भी यूनिट स्पेसिफाई की गई है। लाइट ईयर बोलते हैं या तो इसको पार्सेक बोलते हैं। एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया, रेलवे के अंदर भी पूछा गया। अगर बात करें 1 पार्सेक की तो ये 3.26 लाइट ईयर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक लाइट ईयर के अंदर कितनी किलोमीटर होगा, और ये किस लिए यूज होता है? सिलेस्टियल बॉडी के डिस्टेंस को मापने के लिए, लाइट ईयर। अब यहाँ पर सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक मिशन
लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं आदित्य L1 मिशन, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ये किस पे बेस्ड था? आदित्य L1 मतलब ये सन की स्टडी के लिए था, सन की स्टडी के लिए मिशन को लॉन्च किया गया, तो इसका नाम रखा गया आदित्य L1। अब बात करते हैं इकलौते स्टार सन की। सन को हम पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। जितनी भी प्लैनेट है उनको पावर मिल रही है, जैसे अर्थ को जो पावर मिल रही है, जो भी सनलाइट से जो भी चीजें हो रही है अर्थ के अंदर, वो सारा का सारा एक पावर हाउस का काम कर रहा है। तो इकलौता प्लैनेट है जो कि क्या है, सोलर सिस्टम के अंदर जो पावर हाउस का काम करता है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सन की कंपोजिशन कैसे हुई? तो सन के अंदर जो प्राइमरीली दो गैसेज होती हैं, एक होती है हमारी हाइड्रोजन गैस, एक होती है हीलियम गैस। अब हाइड्रोजन गैस की जो परसेंटेज है वो आपसे पूछा जाता है, तो 73% है। अगर हीलियम की बात की जाए तो 25% है। कुछ और भी मेटल होते हैं इसके अंदर, तो ये भी याद रखना है। तो सन की कंपोजिशन से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रखना है कि इनकी कंपोजिशन किस दो से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी है। परसेंटेज आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो इतना भी हमारा इतना बड़ा सोलर सिस्टम है उसका 99% जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ सन कैरी करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 99% आपके सोलर सिस्टम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ सन कैरी करेगा। उसके बाद अगर इसका साइज की बात करें तो अर्थ से 109 टाइम्स अप्रॉक्स बड़ा है सन, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट जो है सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है? तो ये लेती है 8 मिनट 30 सेकेंड। ये भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो सन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है। अगर इसके टेम्परेचर की बात करें, सरफेस टेम्परेचर की, तो ये 5800 केल्विन या फिर 56 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर सेंटर की बात करें, जो जैसे कि मान लो ये सन है, सन की सेंटर और सन के सरफेस में जो टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सरफेस की बात करें तो यहाँ पे 5600 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर सेंटर की बात की जाए वहीं पर आप देखो कितनी डिग्री है, 15.7 मिलियन केल्विन, बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर। और आपने देखा होगा कि सन की एक आउटर लेयर होती है जो चमकती है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना, इसको कोरोना बोला जाता है आउटर लेयर को। तो टेम्परेचर भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सन के सेंटर पे टेम्परेचर कितना होगा या फिर सरफेस पे कितना होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछी होगी, आपसे ये पूछ सकता है कि ज्यादा होगा या कम होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सन की जो कंपोजिशन है वो किन दो गैसेस से मिलकर बनी है, तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। परसेंटेज आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम किसको कहते हैं, सन को कहते हैं। इकलौता स्टार है ये सोलर सिस्टम के अंदर, इकलौता, और सबसे पास भी है अर्थ के। इसके बाद अगर बात करें कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहां तक हमारा इंपॉर्टेंट सारी चीजें होगी। अब मून की बात करें, मून एक नॉन ल्यूमिनस है। हमने दो सिलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा था, एक तब पढ़ा था ल्यूमिनस जिसका एग्जाम्पल है सन, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस जिसका एग्जाम्पल है मून। अर्थ का एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो जैसे अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के ऑर्बिट के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करता है तो वो उसका एक सैटेलाइट होता है। क्लियर है? तो मून जो है वो इकलौता सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। अब इसकी रेडियस की बात करें तो 1.74 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर है, ये जनरली आता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बात करें कि टाइम, मून से लाइट निकल रही है, अर्थ के पास पहुंच रही है, कितना टाइम लगाएगी, 1.2 सेकेंड, 1.26 सेकेंड। तो ये याद रखना है, 1.26 सेकेंड। क्लियर है? इसके बाद डिस्टेंस कितना है अर्थ और मून के बीच का, तो आप दे सकते हो 38400 किलोमीटर। कितना होगा, 3,84,000 किलोमीटर। अब यहाँ ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा साइंस में हम थोड़ा इसमें ध्यान देते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका मास 30 है, 30 kg, और मैं मून पे उसी ऑब्जेक्ट को लेके जाऊं, उसका मास कितना होगा, तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी बात, अगर ग्रेविटी की बात करें कि अर्थ पे ग्रेविटी और मून पे ग्रेविटी है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी 1/6 है। अगर मान लो कि मेरा वेट यहां पर 60 केजी है, तो अर्थ पे कितना होगा, सॉरी मून पे कितना होगा। अर्थ पर मेरा वेट है 60 केजी। अगर मैं यही पूछूं कि मून पे कितना होगा, तो मून पे इसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 केजी होगा। 10 केजी, क्लियर है, 10 केजी होगा। तो ग्रेविटी आपको याद रखनी है, ग्रेविटी जो है अर्थ के 1/6 है। रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों सेम है। रेवोल्यूशन और रोटेशन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, अपने ही एक्सिस पे ये रिवॉल्व कर रहा है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक रिस्पेक्ट में, मतलब एक ये प्लेनेट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। दोनों में अंतर है। रोटेशन में अंतर क्या है कि अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। रेवोल्यूशन में अंतर क्या है कि एक ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रिवॉल्व कर रहा होगा। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में दोनों में अंतर होता है। इसके बाद डेज की बात करें तो 27.3 डेज ओनली, और इसका सिर्फ एक साइड आपको दिखेगा, दूसरा साइड आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि साउथ पोल की बात करें, वो पूरा का पूरा डार्क होता है, तो वो नहीं दिखता। तो यहां पर ये याद रखना है। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, वीनस और यूरेनस जो आपका प्लैनेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। तो जितने भी प्लैनेट है वीनस और यूरेनस को छोड़ के सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और वीनस और जो यूरेनस है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, ये ईस्ट टू वेस्ट। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोटेशन कैसी है। अब 8 प्लैनेट है, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 कैटेगरी कौन सी है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट। जो आप पहले 4 देख रहे हो ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और जो आखिरी के 4 देख रहे हो वो सारे के सारे जोवियन प्लैनेट है। इनको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोवियन प्लैनेट, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो आप कंफ्यूज मत होना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पहले के 4, जोवियन प्लैनेट आखिरी के 4। क्लियर यहां पे। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये आपको पहले 4 दिख रहे होंगे। मरकरी दिख रहा है, ये आपका मरकरी है यहां पर। इसके बाद वीनस है यहां पर, अर्थ है, और ये मार्स है। इसके बाद एक बेल्ट दिख रही होगी आपको, ये बेल्ट आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर, इसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट के बीच में होता है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आपके मार्स और जुपिटर के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो आपका मार्स और जुपिटर के बीच में होगा। अब इसके बाद बात करें जोवियन प्लैनेट। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, अब यहां से ये आपका एक ये बेल्ट दिख रही होगी, इसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर आपको ये समझ में आया कि क्यूपर बेल्ट कहां पर है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट कहां पर है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में है। यहां तक क्लियर है। तो ये पहले के 4 कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों है, क्योंकि ये एक सॉलिड में है। और यहाँ पे अगर हम देखें जोवियन प्लैनेट गैसियस प्लैनेट होते हैं, गैसेस से मिलकर बने होते हैं। जो इनकी कंपोजिशन होती है वो गैसेस से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, पंडित जसराज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिनके नाम पर एक माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया। पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिनके नाम पर एक प्लैनेट का नाम रखा गया, छोटे प्लैनेट का नाम रखा गया। तो इनका बर्थडे आता था, उसके नाम पर इन्होंने इनका मतलब जो भी प्लैनेट था, छोटा प्लैनेट, उसका नाम रख दिया। तो ये आपको याद रखना है कि पहले इंडियन म्यूजिशियन जिनके नाम पर किसी माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया हो तो वो है पंडित जसराज। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब ये आपको सोचना होगा कि आपको पूरी डेप्थ में पढ़ना है सोलर सिस्टम, कैसे इसका यूनिवर्स में कैसे एक्सपेंशन हुआ, किसने डिस्कवरी की थी, सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
ये जितने भी 4 प्लेनेट हैं ये रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं, रॉकी मटेरियल। अगर ये रॉकी मटेरियल से बने हो तो जाहिर सी बात है ये सॉलिड होंगे। इसके बाद इनका जो सरफेस है वो सॉलिड है, इनके अंदर रिंग्स नहीं होती। रिंग्स का मतलब क्या है कि आपने सैटर्न प्लैनेट देखा होगा इसकी इमेज, तो उसके इर्द गिर्द आपने रिंग्स देखी होंगी। तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं इनके अंदर कोई भी रिंग्स नहीं होती। इसके बाद ये देखा जाए रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। जो जोवियन प्लैनेट है हमारा गैसियस प्लैनेट, उनके मुकाबले ये जो प्लैनेट होंगे ये छोटे होंगे और इनके पास अपने खुद के मून्स बहुत ही कम होते हैं। मून्स का मतलब क्या है कि इनके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मून या उनका सैटेलाइट बोला जाता है। तो इनका जो खुद के बहुत कम मून होते हैं। इनकी बात करें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की। अब ये जोवियन प्लैनेट की बात करते हैं तो जोवियन प्लैनेट में हमारे पास क्या है, जुपिटर है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, ये भी याद रखना है। सैटर्न देख रहे हो, सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग बनी हुई है। इसके बाद यूरेनस और नेपट्यून। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग जोवियन प्लैनेट हैव रिंग्स, तो आंसर क्या होगा आपका, सैटर्न। यहां से कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब गैसियस प्लैनेट किससे बने होते हैं? पहले के जो 2 हैं वो गैसियस प्लैनेट है और जो लास्ट के 2 हैं वो क्या है, आइस जाइंट्स बोल सकते हैं इनको, आइस जाइंट्स। अब यहाँ पर ये जो दोनों प्लैनेट हैं ये ज्यादातर कौन सी 2 गैसेस के कंपोजिशन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर क्या है, एक लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। और अगर मैं बात करूं यूरेनस और नेपट्यून की, तो ये इनके अंदर रॉक्स भी पाए जाते हैं, आइस भी पाए जा सकते हैं और मिक्सचर किसका, पानी का। मीथेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है CH4, अमोनिया का क्या होता है NH3। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव कंपोजिशन ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया, तो इन दोनों में से अगर आपका आंसर होगा यूरेनस और नेपट्यून तो ये करेक्ट होगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरेनस और नेपट्यून। अब हम एक एक करके हर एक प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले है मरकरी। अब अगर हम सोलर सिस्टम के हिसाब से देखें तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है सन के, सबसे क्लोजेस्ट है सन के और सबसे छोटा प्लेनेट भी है। डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना है 4900 किलोमीटर। फास्टेस्ट भी है। फास्टेस्ट का मतलब क्या है कि बहुत कम टाइम लेता है ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में। तो कितना टाइम लेता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि 88 दिन लेता है। क्लियर है, 88 दिन। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट, तो आंसर क्या होगा आपका, मरकरी होगा। तो इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर पानी नहीं है, ना कोई गैसेज है। कौन सी गैसेज, नाइट्रोजन गैसेस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मरकरी के बारे में हमने पढ़ लिया। मरकरी के बारे में दोबारा से रिवाइज करेंगे। क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे कम टाइम लगाता है रिवॉल्व करने के, किसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द। कितना टाइम लगाता है, 88 दिन लगाता है। इसके बाद कोई भी सैटेलाइट नहीं होता और ना तो इसके अंदर पानी पाया जाता है, ना तो कोई गैसेस। कौन सी गैसेस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट चलते हैं वीनस के बारे में। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने वाला है। क्यों कंफ्यूजन होने वाला है? अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम की तो अर्थ, सन यहाँ पर है, सन के बाद आपका मरकरी है, मरकरी के बाद आता है वीनस। अगर मैं बात करूं सन के पास कौन सा है, मरकरी है, तो इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी होना चाहिए था क्योंकि सन के पास है तो ज्यादा ये चमकना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है कि वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है, ब्राइटेस्ट भी होता है साथ के साथ हॉटेस्ट भी होता है। हॉटेस्ट का मतलब कैसे? अब यहां पे देखो कि जो वीनस है इसके पास क्लाउड्स है। अब वो जो क्लाउड्स हैं वो किसके बने हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो ये बहुत ही थिक होते हैं, तो जितनी भी हीट आती है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इनका जो आउटर टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि हॉटेस्ट प्लैनेट है जिसकी वजह से ब्राइट भी ज्यादा करेगा, तो ये ब्राइटेस्ट
प्लेनेट भी है किसका, सोलर सिस्टम का, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार। इवनिंग की बात करें या मॉर्निंग की बात करें, दोनों एक ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वीनस होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया कि वीनस के जो क्लाउड्स हैं वो किससे बने होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके पास भी कोई मून या सैटेलाइट नहीं होता। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज अ ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, यानी कि हूबहू सेम लगता है, तो वो है वीनस। तो इसको ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ का, क्योंकि इसका जो मास और साइज है वो दोनों सेम है अर्थ के मुकाबले। तो ये चीजें हैं। ट्विन प्लैनेट रोटेट कैसे करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। हमने पढ़ा था कि 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, और उसके बाद जो जितने भी प्लैनेट 6 बचे हैं वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज। कौन कौन से प्लैनेट है वो, वीनस और नेपट्यून। अब यहाँ पे अर्थ की बात करें, अर्थ सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इकलौता प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, ये सभी को पता होगा। उसके बाद इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है कि 70% जो इसके अंदर पानी ही है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके पास इकलौता अपना सैटेलाइट है, वो कौन है, मून है। इसके बाद डेंसेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम, इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा डेंसिटी सोलर सिस्टम के अंदर कौन से प्लैनेट की है, वो अर्थ की है। तो अगर डेंसिटी वाइज आपको अरेंज करने के लिए बोला जाए तभी भी आप कर सकते हैं। सबसे डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, अर्थ की। यहां तक क्लियर है। इसके बाद मार्स की बात करें, मार्स को रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। रेड प्लेनेट इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आयरन ऑक्साइड है या फिर रेड सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से इसको रेड प्लेनेट बोला गया। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा था, मरकरी था। उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात की जाए तो कौन है, मार्स है। 2 इसके पास नेचुरल मून है। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया एसएससी और रेलवे के अंदर कि आपको 2 मून बताने हैं, किसके, मार्स के बताने हैं, तो उसका क्या होगा, फोबस और डीमस। अभी इसके वोल्केनो के बारे में भी पूछता है, लार्जेस्ट वोल्केनो एंड टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ मार्स, तो इसका ओलंपियस मॉन्स है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वीडियो के अंदर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो यहां से जो भी सोलर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जुपिटर के बारे में बात करें, जुपिटर हमने पहले ही पढ़ा कि ये लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। लार्जेस्ट प्लेनेट की होने की वजह से इसका जो रोटेशन होता है वो बहुत ही कम है। जैसे कि अगर हमने बात किया था मरकरी के अंदर, तो मरकरी कितना टाइम लगा रहा था, 88 डेज लगा रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे लगा रहा है। इसके बाद इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है और अदर गैसेज है। तीसरा ये ब्राइटेस्ट स्टार है, किसके बाद, मून के बाद और वीनस के बाद। क्लियर है, मून और वीनस के बाद। वीनस को हम क्या बोल रहे थे, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोल रहे थे। ब्राइटेस्ट स्टार भी है, वो हॉटेस्ट स्टार भी है, हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। एट प्रेजेंट की बात करें तो इसके पास अपने खुद के 95 मून है एट प्रेजेंट, जिसमें से अगर लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात करें तो लो है, यूरोपा है, गैनेमेड है। गैनेमेड सबसे बड़ा है, जितने भी इसके सैटेलाइट हैं या फिर मून है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, गैनीमेड। ठीक है, और यहां पर इसके पास अनक्लियर रिंग होता है, अनक्लियर रिंग। जैसे सैटर्न में आपको क्लियर रिंग दिखेगा, लेकिन जुपिटर में अनक्लियर रिंग, ज्यादा धुंधला सा टाइप होता है, लेकिन सैटर्न में पूरा का पूरा क्लियर रिंग दिखेगा। नेक्स्ट, 6वां प्लेनेट है आपका सैटर्न, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ब्राइट भी है और इसके अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं जो कि छोटे छोटे रॉक्स, गैस और डस्ट से मिलकर बने होते हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग, जैसे कि मान लो ये है कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सर्कल होंगे जिनका एक समान सेंटर होगा, उसको हम कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं। लीस्ट डेंस है, सबसे डेंस कौन सा प्लेनेट था, अर्थ था। सबसे लीस्ट प्लेनेट कौन सा है, सैटर्न है। इसके पास कितने हैं, 88 मून्स है, 88 मून्स, 82 मून्स। और लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है इसका, टाइटन, टाइटन। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि सैटेलाइट बताओ, लार्जेस्ट सैटेलाइट किसका, सैटर्न का, तो टाइटन। अब यहाँ पे इसको डिस्कवर किसने किया था, 1655 में यूजीन नाम के व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया कि सैटर्न्स की रिंग है। फिर इसके बाद कैसिनी ने 1675 में बोला कि इनके जो रिंग्स के बीच में गैप है
उसने ये डिस्कवर किया कि इनके जो रिंग्स हैं, सैटर्न के जो रिंग्स हैं, इनके बीच में गैप है। तो ये किसने बोला? कैसिनी ने बोला। और ह्यूजेन ने क्या बोला? ह्यूजेन ने ये बोला कि सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग्स हैं, और इसने गैप के बीच में एक्सप्लेनेशन की है, और इसने सिर्फ रिंग्स बताए कि सैटर्न के रिंग्स होते हैं। नेक्स्ट, यूरेनस। देखो यूरेनस, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने रेड प्लैनेट के बारे में बात बताया था आपको कि रेड प्लैनेट कौन सा था? मार्स था। क्यों था? क्योंकि वहां पर रिच आयरन ऑक्साइड है और रेड सॉइल मिलती है वहां पर। और यहाँ पे देखो यूरेनस, यूरेनस ग्रीन प्लैनेट। अब ये ग्रीन प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसका कलर ग्रीनिश है। ग्रीनिश किसकी वजह से है? किसकी वजह से? मीथेन की प्रेजेंस की वजह से। CH4, मीथेन की प्रेजेंस की वजह से ये इसका जो कलर है वो क्या है? हमारा ग्रीन कलर है। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके डिस्कवर से। विलियम हर्शल 1781 में। अब यहाँ पे आपसे ईयर भी पूछ सकता है, बंदे का नाम भी पूछ सकता है, किसने डिस्कवर किया, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ये एक आइस जाइंट है। आइस जाइंट, दो थे आइस जाइंट, कौन कौन से थे? नेपट्यून और यूरेनस। एटमॉस्फेयर इसका कैसा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनियम और मीथेन। अब इसकी रोटेशन देख लो, रोटेशन कैसी होगी? वीनस जैसी। वीनस की रोटेशन क्या थी? क्लॉकवाइज, और इसकी भी कैसी होगी? क्लॉकवाइज। यूरेनस और वीनस की जो रोटेशन होगी दोनों की क्लॉकवाइज होगी। इसके बाद ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अब यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉटेस्ट प्लेनेट क्या था? वीनस था। और सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है? यूरेनस है। तो ठंडा प्लेनेट भी कल भी आपको पूछ सकता है। हॉटेस्ट तो बहुत बार ही पूछा गया, कल को आपसे कोल्डेस्ट भी पूछ सकता है, तो यूरेनस उसका राइट आंसर होगा। और ये जो अपने एक्सिस पे टिल्ट करता है 98 डिग्री। अब यहाँ पे 98 डिग्री का मतलब क्या है? जैसे 90 डिग्री है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखो तो ऐसे ये रिवॉल्व करेगा, ऐसे तिरछा, लॉपसाइडेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 98 डिग्री पे ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रिवॉल्व एट एंगल ऑफ 98 डिग्री एट ऑन इट एक्सिस। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका आंसर क्या होगा? यूरेनस। अगला है हमारा लास्ट प्लैनेट, नेपट्यून। अब नेपट्यून जो प्लैनेट है वो सबसे फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब सबसे दूर है, सन से सबसे दूर है। ये भी एक आइस जाइंट है। इसकी कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अब इसका कलर ब्लूइश होता है, जैसे हमने ग्रीनिश कलर देखा, इसका ब्लूइश होता है मीथेन की वजह से। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और थर्ड मोस्ट मैसिव प्लैनेट है। ये भी हमें याद कर लिया। यूरेनस से ज्यादा, नेपट्यून से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाते। हाँ, डिस्कवरी से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये डिस्कवर किया गया था जॉन गेले एंड उर्बन लेई वेरनर, इन दोनों के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया 1846 में। इकलौता प्लैनेट है जो कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के बेस पर डिस्कवर किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा कि इकलौता सोलर सिस्टम का ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से डिस्कवर किया गया। मैथमेटिकल प्रिडिक्शन, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। इकलौता सोलर सिस्टम का प्लैनेट जो कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से डिस्कवर किया गया है, तो वो कौन सा है? नेपट्यून। कब किया गया था? 1846 में। किसके द्वारा किया गया था? जॉन गेले और अर्बन ली वेरनर के द्वारा। अब इसके बाद 14 सैटेलाइट होते हैं। इसका फेमस सैटेलाइट आपको याद रखना है। बस ऐसा नहीं याद रखना पूरे 14 के 14 सैटेलाइट का नाम नहीं याद रखना, जो इसका फेमस होगा वही याद रखना है। जो फेमस है इसका वो है ट्रिटॉन, ट्रिटॉन, ठीक है। तो ट्रिटॉन। तो यहां पर जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, प्लूटो के बारे में भी देख सकते हो। देखो, प्लूटो भी था हमारा सोलर सिस्टम का हिस्सा, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लेनेट का जो दर्जा था वो देना बंद कर दिया कि हाँ, इन्होंने ये बोला कि अब ये कोई प्लेनेट है ही नहीं, ठीक है। इट इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लेनेट। इसको हम ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? एंड ये मेंबर भी है क्यूपर बेल्ट का। क्यूपर बेल्ट मैंने आपको बताई थी, जो कि हमारा जोवियन प्लेनेट है, उसके बाद जो बेल्ट बनती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट बनती है, उसको हम क्यूपर बेल्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट क्या है? प्लूटो।
आपके ऊपर बेल्ट के बारे में बात करें, एक स्फेरिकल बाउंड्री है आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे हमने पहली पीपीटी में देखा, एस्ट्रॉइड होते हैं, रॉक्स होते हैं और कॉमेट्स होता है। जो हमारा जोवियन प्लेनेट है उसके जो आउटसाइड बाउंड्री है उसमें एक ये स्फेरिकल बाउंड्री है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें, एस्ट्रॉइड है, रॉक्स और कॉमेट्स है। अब ये आपका इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है कि प्लेनेट यहाँ से साइज में इंक्रीज है और यहाँ से डिक्रीज है। जैसे कि जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर यहाँ से यहाँ जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट टू लेफ्ट आओगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये आप यहाँ पे याद कर सकते हो, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो सारे प्लेनेट के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी वीडियो के साथ नई वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।